नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 7 दिसंबर को तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात, 11 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। दीगर 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी। केसीआर पागल हो चुके हैं, कपड़े फाड़ लेंगे तो भी अवाम भरोसा नहीं करेंगे। तेलंगाना जज्बात को भड़काने का कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। इंतखाबात तेलंगाना अवाम और राहुल गांधी के खानदान के दरमियान। तेलंगाना तहरीक में फौजी उत्तम कुमार रेड्डी घर पर आराम कर रहे थे, केटीआर का इल्जाम। राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, मुकदमा आला अदालत में जेर दौरा। संघ परिवार की धमकियों पर वजीर आजम की खामोशी पर बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। और फेसबुक पर दोस्ती का भयानक अंजाम, दिलचले आशिक ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शबाना बेगम इलाज के दौरान फौत। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। तेलंगाना में 7 दिसंबर को इंतखाबात होंगे। मरकजी इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि राजस्थान और तेलंगाना में एक ही मरहले में 7 दिसंबर को रायदही होगी। 12 नवंबर को एलामिया जारी किया जाएगा। 19 नवंबर को पर्चजात नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख रहेगी। पर्चजात नामजदगी की जांच 20 नवंबर को की जाएगी। दस्तबरदारी की आखिरी तारीख 22 नवंबर रहेगी। मध्य प्रदेश और मिजोरम में भी एक ही मरहले में रायदही होगी। 2 नवंबर को इन 2 रियासतों के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। पर्चे नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख 9 नवंबर रहेगी। दस्तबरदारी की तारीख 14 नवंबर और रायदही यहां पर 28 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में 2 मरहलों में रायदही होगी। 12 नवंबर को पहले मरहले में 18 असेंबली हल्क़ाजात में रायदही होगी। 20 नवंबर को 72 हल्क़ाजात में दूसरे मरहले के लिए वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने बताया कि तेलंगाना में फहरिस्त राय दहिंदगान को लेकर अदालत में मुकदमा जेर दौरा है, इसलिए जो फहरिस्त 8 अक्टूबर को जारी की जाने वाली थी वो 12 अक्टूबर को जारी की जाएगी। तमाम रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज का ऐलान 11 दिसंबर को किया जाएगा। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि तमाम जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई है कि वह वज़ीर आला और वज़रा के तशहीरी बोझ फौरी निकाल दें। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक का निफाज अमल में है। सरकारी गाड़ियों के इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल पर पाबंदी है। उनका कहना था कि 24 घंटे काम करने वाले कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। 1950 टोल फ्री नंबर पर आवाम अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1950। रजत कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 72 घंटों के अंदर रियासत में जारी तमाम बहबूदी व तरक्याती कामों की तफसीलात इलेक्शन कमीशन के हवाले की जाएं। उन्होंने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि रियासत में अमन व कानून को बरकरार रखने के लिए सख्त नजर रखें। रजत कुमार ने बताया कि पर्चे नामजदगी दाखिल करने से 10 दिन पहले तक नए वोटर्स अपने नाम का इंदराज करवा सकते हैं। तोहम परस्ती के शिकार केसीआर को 7 दिसंबर के दिन रायदही का मरकजी इलेक्शन कमीशन का ऐलान नागवार गुजरा होगा। 7 दिसंबर को अमावस है, जबकि सियासी कायदीन में मुहूर्त और कुंडली देखने की रिवायत आम है। केसीआर इसमें पहले ही सबको पीछे छोड़ चुके हैं। केसीआर का लकी नंबर 6 बताया गया है, जबकि रायदही 7 दिसंबर को हो रही है। हिंदू मजहब में अमावस को मनहूस दिन माना जाता है। इन हालात में 7 दिसंबर की तारीख केसीआर के हक में कितनी बेहतर साबित होगी, इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है।
कांग्रेस पार्टी की साबिक रुकन असेंबली डीके अरुणा ने कहा कि केसीआर फिर एक बार तेलंगाना जज्बे का इस्तेमाल करते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना अवाम को पागल समझ रहे हैं क्योंकि वो खुद पागलों की तरह घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर अगर अपने कपड़े भी फाड़ डालें तो तेलंगाना के अवाम केसीआर पर भरोसा नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पालमोर के अवाम उस वक्त केसीआर को रुकने पार्लियामेंट नहीं बनाते तो केसीआर तेलंगाना तहरीक में भी नहीं होते। उनका कहना था कि केसीआर मेरा कच्चा चिट्ठा क्या खोलेंगे, वो खुद तेलंगाना अवाम के सामने केसीआर का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देंगी। डीके अरुणा ने कहा कि खातून के खिलाफ किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए यह भी केसीआर को नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि चंद दिनों में तेलंगाना के अवाम केसीआर के कपड़े उतार कर उन्हें मारेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकम टैक्स के धावों के दौरान टीवी9, नमस्ते तेलंगाना और टी न्यूज ने उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन तीनों मीडिया के जिम्मेदारों को चाहिए कि जो खबरें शाया की हैं उसके सबूत पेश करें या फिर 24 घंटे के अंदर माफी मांगते हुए ये एतराफ़ करें कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा अगर नहीं किया गया तो वो मीडिया के खिलाफ हद तक इज्जत का दावा करेंगे। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इन्हीं खबरों की वजह से इनकम टैक्स अहदेदारों ने उनसे पूछताछ की। रेवंत रेड्डी ने कहा कि केसीआर जानबूझकर चंद्रबाबू नायडू और तेलुगु देशम को निशाना बना रहे हैं, जबकि चंद्रबाबू नायडू का वोट भी तेलंगाना में नहीं है। उनका कहना था कि जहदकारों के मुकदमात को बर्खास्त करने की बात की गई थी, लेकिन केसीआर के खानदान के 10 अफराद के मुकदमे ही बर्खास्त किए गए हैं। లావాదేవీలకు సంబంధించి మీరు ప్రసారం చేసినరో ఇవి తప్పుడు వార్తలు అని చెప్పి అదే స్థాయిలో ప్రసారం చేసి బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్తే సరే మీకు 24 గంటల గడువిస్తున్నా 24 గంటల లోపల టీవీ9 మేజర్ షేర్ హోల్డర్ అయిన రామేశ్వరరావు గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు, టీ న్యూస్ కేసీఆర్ కుటుంబం, నమస్తే తెలంగాణ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ప్రముఖంగా బహిరంగ క్షమాపణ చెప్తే సరే 24 గంటల లోపల, లేకపోతే వీళ్ళ మీద కోర్టులో పరువు నష్టం దావా చేయించి కోర్టుకి ఈడ్చడం జరుగుతుంది। ఎందుకు వీళ్ళను दूसरी तरफ तेलंगाना कांग्रेस कायदीन की तरफ से केसीआर और टीआरएस पर की जा रही तनकीदों पर तेलंगाना के कारगुजार वजीर केटी रामाराव ने शदीद बरहमी का इजहार किया है। पार्टी हेडक्वार्टर में टीआरएसवी के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि कांग्रेस कायदीन की बातों पर अवाम यकीन नहीं करेंगे। सदर तेलंगाना कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जब नौजवान फौजियों की तरह जिदोजहद कर रहे थे उस वक्त उत्तम कुमार रेड्डी घर में आराम कर रहे थे। केटीआर का कहना था कि आने वाले इंतखाबात तेलंगाना अवाम और राहुल गांधी के खानदान के दरमियान हैं। केटीआर ने कहा कि टीआरएस हुकूमत ने मंशूर में किए गए वादों को पूरा किया है। तेलंगाना हुकूमत को इसी कारकर्दगी की बिना पर कई अवार्ड हासिल हुए हैं। टीआरएस के खिलाफ तश्कील दिए जाने वाले महाज में शामिल पार्टियों का हफ्ते को फिर इजलास मुनक़िद हुआ। इंटी पार्टी के सदर चिरकू सुधाकर ने भी इजलास में शिरकत करते हुए ऐलान किया कि वो भी महाज का हिस्सा बनेंगे। इजलास के बाद कांग्रेस इंतखाबी मुहिम कमेटी के सदर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बहुत जल्द अवामी मंशूर तैयार किया जाएगा। यह इजलास सिर्फ मुश्तरका एजेंडे को खतियत देने के सिलसिले में तलब किया गया था। नशिस्तों की तकसीम पर कोई तबादला ख्याल नहीं किया गया। मुश्तरका एजेंडे को खतियत देने के बाद नशिस्तों की तकसीम के बारे में बातचीत की जाएगी। सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि कांग्रेस और टीआरएस एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पार्टी के कौमी सदर अमित शाह 10 अक्टूबर को करीमनगर का दौरा करेंगे। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। एलामिया जारी होने से पहले तमाम असेंबली हलकों में मुहिम मुकम्मल कर ली जाएगी। बीजेपी लीडर ने कहा कि के चंद्रशेखर राव और उत्तम कुमार रेड्डी अवामी मसाइल और तरक्की पर बात करने के बजाय शख्सी रिमार्क्स कर रहे हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमतराव ने कहा कि सिर्फ जीतने वालों को टिकट देने का पार्टी का फैसला मुनासिब नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि अगर जीतने के लिए रकम शर्त है तो पसमानदा तबकात में भी रकम खर्च करने वाले मौजूद हैं।
ان کا کہنا تھا کہ ہر پارلیمانی حلقے کے 2 اسمبلی حلقوں میں پسماندہ طبقات کے امیدواروں کو ٹکٹ دیا جائے۔ پارٹی میں کام کرنے والوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ پارٹی ایک خاندان ایک ٹکٹ کے فارمولے پر عمل کرے۔ انہوں نے بتایا کہ بہت جلد اندرا رتھ یاترا کا آغاز کرتے ہوئے وہ KCR کے خلاف مہم چلائیں گے۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے شہریان حیدرآباد سے اپیل کی ہے کہ وہ ان کی اپنی متعزز جماعت مجلس کے ساتھ اپنا تعاون، سرپرستی اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ آنے والے انتخابات میں مجلس کو بھرپور اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ حلقہ اسمبلی چار مینار کے لکڑ کوٹ چھتہ بازار میں منعقدہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجلسی اراکین اسمبلی نے نہ صرف اپنے حلقہ جات بلکہ ساری ریاست کے مظلوموں کی نمائندگی کرتے ہوئے بے شمار و بے مثال ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ بیرسٹر اویسی نے عوام سے انتشار کا شکار نہ ہونے کی اپیل کی اور متحد رہتے ہوئے مجلس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرنے کی اپیل کی۔ اجلاس میں مجلس امیدوار ممتاز احمد خان کے علاوہ متعلقہ اراکین بلدیہ، سابق اراکین بلدیہ، مقامی معززین اور عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ میں صرف آپ تمام سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ ہمیشہ آپ تمام کا تعاون، آپ تمام کی دعائیں اور یہی مجلس اتحاد المسلمین کو اس کی کامیابی کا باعث بنی ہے۔ اس بار بھی آپ تمام سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ کا تعاون، آپ کا ووٹ، آپ کی دعائیں، آپ کی سرپرستی ہی مجلس اتحاد المسلمین کو دوبارہ اس اسمبلی حلقے سے کامیابی دلوا سکے گی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ برسوں سے مجلس اتحاد المسلمین کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اسمبلی الیکشن اب کی بار صرف اسمبلی الیکشن ہو رہا ہے، پھر آئندہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہوگا، اور میری نظر میں یہ اسمبلی کا الیکشن پارلیمنٹ کے الیکشن سے بھی اہم ہے، کیونکہ یہ الیکشن اس بات کو طے کرے گا کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہم کیا رخ اس کو دیں گے۔ اگر یہاں اس اسمبلی الیکشن میں ہم بھاری اکثریت سے مجلس کے امیدوار کو کامیاب کریں گے تو یقیناً جو طاقتیں جو مجلس اتحاد المسلمین کی مقبولیت سے، مجلس اتحاد المسلمین کی خدمت کے ریکارڈ سے نفرت کرتی ہیں، ان کو ایک مثبت اور ایک طاقتور پیغام ان کو مل جائے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے ہم تمام کے لیے کہ ہم پارلیمنٹ الیکشن سے زیادہ اس اسمبلی الیکشن میں محنت کریں، اور مجلس اتحاد المسلمین نہ صرف حلقہ اسمبلی چار مینار یا پھر یاقوت پورہ یا چندرائن گٹا، کاروان، بہادر پورہ، نامپلی کی حد تک کی خدمت کر رہی ہے، بلکہ مجلس کے MLA جب کامیاب ہو کر تلنگانہ کے اسمبلی میں جاتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اسمبلی حلقے کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے ان گاؤں میں، ان شہر میں رہنے والے، بسنے والے مظلوموں کی ایک آواز بنتا ہے۔ آپ اور ہم اس بات کو بخوبی سے دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 4 سال میں ہمارے ملک کے مختلف مقامات پر، مختلف شہروں میں، مختلف گاؤں میں جو ایک عدم تحفظ کا ماحول پورے پروگرام کے ساتھ پیدا کیا جا رہا ہے، اس طرح کا ایک انسیکیور ماحول الحمدللہ نہ تو ہماری ریاست میں ہے، نہ ہماری شہر میں ہے، نہ ہمارے اسمبلی الخجات میں ہے جہاں پر مجلس کے نمائندے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی مجلس اتحاد المسلمین کی رہی ہے کہ پچھلے 4 سال میں الحمدللہ 4.5 سال میں ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں کوئی فرقانہ فساد نہیں ہوا۔ یہ خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہمارے اختلافات ہیں اور اختلافات رہیں گے مسلک کے اعتبار سے، مگر اللہ کا بڑا فضل و کرم رہا کہ ہم نے اس اختلافات کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا اور ایک دوسرے کو برداشت کیا، اور انشاءاللہ مستقبل میں برداشت کریں گے۔ یہ بھی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ لوگ جب اتحاد کی بات کرتے تو میری نظر میں
बल्कि मरहूम कायद ने जो हमको सिखाया और मजलिस का नजरिया इत्तेहाद क्या है कि हम अपने इख्तलाफात को रखते हुए भी मिल्लत के वसी तर मफाद के लिए मुत्तहिद रहें। और ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब से नहीं बल्कि पिछले 60 साल से अंजाम देती आ रही है कि मजलिस ने हमेशा कहा कि हमारा काज हमारे ये तमाम छोटे मोटे इख्तलाफात से बढ़कर है। ये काम मजलिस कर रही है और करती रहेगी। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे बुजुर्गों की मेहनत और कुर्बानियों को याद रखिए। मुखालिफिन यकीनन इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, इनसे एक ही सवाल पर इनकी पूरी बौखलाहट इनको एक्सपोज किया जा सकता है कि 4.5 साल में आप कहां पर थे। ये फेसबुक पर बैठकर तकरीर करना अलग बात है, जमीन पर आकर काम करना अलग बात है। मजलिस ये काम कर रही है, मेरी आपसे गुजारिश है कि जमात का साथ दीजिए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े का मुकदमा आला अदालत में ज़ेर दौरा है तो ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की जारी समाअत के बावजूद भी ऑर्डिनेंस की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि संघ परिवार बजिद है कि किसी भी तरह से ये काम करें। सदर मजलिस ने कहा कि जिस तरह से गौ रक्षकों को छूट दी गई है उसी तरह बाबरी मस्जिद मामले में भी संघ के कारकुनों को छूट दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में मसला है, उसके बावजूद भी ये लोग ऑर्डिनेंस की धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो रेडिकलाइज कौन हो रहा है? ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा, बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि आपने इनको इतना रेडिकलाइज कर दिया है कि आज वो कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करो, टाइम दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में रहा, कौन सा ऑर्डिनेंस लेके आएंगे आप? कैसा ऑर्डिनेंस लेके आएंगे आप? ऑर्डिनेंस ला ही नहीं सकते आप, गैर कानूनी है। जब मसला सब जुडिस है मैटर, आप नहीं ला सकते। और इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है कि संघ परिवार की तरफ से वो हर हाल में बजिद हैं कि किसी भी तरह से हम अपना काम शुरू कर देंगे। तो यही तो परेशानी है कि इनको रूल ऑफ लॉ से कोई मतलब नहीं है, इनको कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कोर्ट से कोई इनको मतलब नहीं है। बस ये चाहते हैं कि मॉब रूल के ज़रिए और अपनी सोच के लिहाज से मनमानी करते रहेंगे। देश ऐसा नहीं चल सकेगा। और ये तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि वो इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करेंगे या फिर उनको खुली छूट देंगे जैसा गौ रक्षक को दे रखी है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने मलकपेट असम्बली हल्के के अवाम से अपील की है कि पहले से ज्यादा भारी अक्सरियत से मजलिस के उम्मीदवार अहमद बलाला को कामयाब बनाएं। चंचलगढ़ में मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल पहले यहाँ के अवाम ने मुत्तहदा जिद्दोजहद के जरिए मजलिस को कामयाब बनाया और यहाँ के दरीना मसाइल के यकसुई के लिए बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से इसी ताउन व सरपरस्ती के सिलसिले को जारी रखते हुए मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मजलिस उम्मीदवार अहमद बलाला, अरकान बलदिया, मुकामी मजलिसी जिम्मेदारान और इजलास के मेज़बान अब्दुस्सलाम भी मौजूद थे। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का दोबारा सदर मुंतखब किया गया है। इस सिलसिले में तेलंगाना कुरमा संगम के जिम्मेदारों ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की गुलपोशी करते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। अकबरुद्दीन ओवैसी मेगा हेल्थ कैंप से तकरीबन 20,000 से ज़्यादा अफराद ने इस्तेफादा किया। इन कैंप के जरिए लाखों रुपए मालियत के मेडिकल टेस्ट मुफ्त करवाए गए और लाखों रुपए की अदविया मुफ्त तकसीम की गई। शदीद बीमारी वाले अफराद के मुफ्त हॉस्पिटल की खिदमात फराहम की गई। 10 रोज़ा इस कैंप को इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के फिलफोर निफाज के सबब आज ख़त्म कर दिया गया। मोहम्मद नगर, बंडलागुड़ा और बाबा नगर सी ब्लॉक में कैंप मुनक़िद हुए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने दोनों मकामात पर काफ़ी वक्त गुजारा और अवाम में मुफ्त दवाएँ तकसीम की। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कई अफराद से उनके इलाज की बाबत इस्तिफसार किया। बाद में उन्होंने बाबा नगर के इलाके में अवाम से मुलाकात की। मुख्तलिफ मकीनों का उन्होंने अहवाल दरियाफ्त किया। कायद मजलिस की आमद पर मुकामी अवाम ने जोश व खरोश के साथ उनका इस्तकबाल किया।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार हल्का असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए आवाम से फर्दन मुलाकात की। अहमद पाशा कादरी ने सुबह के औकात में अपने दौरे का आगाज़ किया और डाजिंग स्कूल, मुराद महल, तमीमी मस्जिद, अमान नगर भी, जहांगीर नगर और शाम नगर के इलाकों का अहाता किया। वहां पर मुकामी अवाम ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल करते हुए कसरत से उनकी गुलपोशी की। मुकामी अवाम ने हल्का असम्बली याकूतपुरे में मजलिस के तरक्याती कामों पर अवामी खिदमात के पेश नज़र रखते हुए मजलिस को कामयाब बनाने का इरादा ज़ाहिर किया है। मुकामी अवाम ने अहमद पाशा कादरी को अपने मसाइल से वाकिफ करवाते हुए कहा कि वो हल्के याकूतपुरे में साफ़ सफाई के कामों पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर इंचार्ज हल्का असम्बली याकूतपुरा यासिर अरफात के अलावा मुकामी मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। हल्का असम्बली चारमीनार के मजलिस उम्मीदवार मुमताज़ अहमद खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान ने एतबार चौक, च्यूटी शाह, मैदान कोटला रिजा के अलावा दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने इस मौके पर मुमताज़ अहमद खान को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर उन्होंने मसाइल की आजिलाना यकसुई का तयक़ुन दिया। इनके तवील तरीन दौरे में मुकामी अवाम की तरफ से मुमताज़ अहमद खान की जगह जगह गुलपोशी की गई और इंतखाबात में उन्हें कामयाब बनाने का इरादा जाहिर किया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर्स और कारकुनों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के मजलिस उम्मीदवार मौज़म खान ने अपने हल्के के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। मुकामी अवाम की तरफ से मौज़म खान का वालिहाना इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। मुकामी अवाम ने मौज़म खान को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया, जिस पर मौज़म खान ने उन्हें जल्द से जल्द यकसुई करने का तयक़ुन दिया। मौज़म खान ने अपने दौरे के दौरान बाज़ कामों की निशानदही करते हुए मुताल्लिक़ा सरकारी महकमेजात के अहदेदारों को जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। हल्का असम्बली बहादुरपुरे में मौज़म खान ने मिसाली खिदमात अंजाम दी हैं और इस हल्के की अवामी सरकारी स्कीमों से अवाम इस्तिफादा भी कर रहे हैं। हल्का असम्बली नामपल्ली के उम्मीदवार जाफर हुसैन मेराज ने रेड हिल डिवीजन के इलाके जात का दौरा करते हुए इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने उनका पुरतबा का इस्तेमाल करते हुए गुलपोशी की। जाफर हुसैन मेराज ने मुकामी अवाम से उनके मसाइल दरियाफ्त किए और जल्द से जल्द यकसुई का इरादा ज़ाहिर किया। नेपाल में मुनक्कदा किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में शहर के खिलाड़ियों ने शानदार मुजाहरा करते हुए 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए हैं। मगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के कोच मोहम्मद मुबशिरुद्दीन की निगरानी में तरबियत हासिल करने वाले सूफियान अब्दुल मजीद ने 55 किलो के जुमरे में गोल्ड, यूसुफ अली खान ने 52 किलो के जुमरे में गोल्ड, अब्दुल समद ने 60 किलो के जुमरे में गोल्ड, अंजुम अजमत ने लड़कियों के 56 किलो के जुमरे में सिल्वर और अजमतुन्निसा ने 36 किलो के जुमरे में सिल्वर मेडल हासिल किया। इनाम याफ्तागान ने दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने मेडल जीतने वालों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल के मुकाबलों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
ओवैसी हॉस्पिटल में हफ्ते को वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे मनाया गया। इस मौके पर इस मर्ज से मुतासरा बच्चों के सरपरस्तों को बुलाकर जरूरी मशवरे दिए गए। ओवैसी हॉस्पिटल के शोबे अतफाल के इंचार्ज डॉक्टर अल्ताफ नसीम ने बताया कि सेरेब्रल पॉल्सी मर्ज का शिकार बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर होते हैं और उनका फिजियोथेरापी के जरिए इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ओवैसी हॉस्पिटल में इस तरह के बच्चों के इलाज के लिए रिहैबिलिटेशन क्लिनिक भी मौजूद है। इस क्लिनिक में सरपरस्तों को मर्ज से मुतासरा बच्चों के साथ बर्ताव और उनके इलाज के बारे में मशवरे दिए जाते हैं। फलकनुमा में भी ओवैसी स्कूल किड्स सेंटर मौजूद है, जहां पर भी सरपरस्तों को तरबियत दी जाती है। इस प्रोग्राम के मौके पर सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मजहरुद्दीन अली खां और आरएमओ डॉक्टर रफीक भी मौजूद थे। आज हम यहाँ पे वर्ल्ड सेरेब्रल पॉल्सी डे मना रहे हैं, जिसमें यहाँ पे पेरेंट्स को बुला के उनको एनकरेज किया गया है आज ऐसे बच्चों का कैसे केयर लेना। सेरेब्रल पॉल्सी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चे दिमागी तौर पे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं। जैसा नॉर्मल बच्चे चलते हैं, बैठते हैं, वो सब ये खुसूसन बच्चे नहीं कर सकते और इनके लिए पेरेंट्स को काफ़ी मेहनत करना पड़ता है टेक केयर करने के लिए। ऐसे बच्चों को फिट्स भी आते हैं और इसका इलाज सिर्फ फिजियोथेरेपी रहता है और उसके साथ जो जो प्रॉब्लम रहते हैं उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहता है। हम लोग यहाँ ओवैसी हॉस्पिटल में एक रिहैबिलिटेशन क्लिनिक चला रहे हैं, जहाँ पे ऐसे बच्चों को ख़ास तौर पे ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका फिजियोथेरेपी किया जाता है और जो अदर प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड इसके साथ उसको घर में कैसे डील करना वो सब सिखाया जाता है। और ओवैसी हॉस्पिटल का और एक ब्रांच है जो ओवैसी स्कूल फॉर स्पेशल किड्स है जो फलकनुमा में है, वहाँ पे भी हम लोग ऐसे बच्चों का स्पेशल केयर लेते हैं और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसे बच्चों को खुसूसी कैसा देखभाल किया जाए घर पे। तेलंगाना स्टेट सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साबिक डायरेक्टर HR डॉक्टर मीर कमालुद्दीन अली खां को ख्वाजा बंदर नवाज यूनिवर्सिटी गुलबर्गा का रजिस्ट्रार मुकर्रर किया गया है। उन्हें यूनिवर्सिटी बोर्ड ने ख्वाजा एजुकेशनल सोसाइटी का सेक्रेटरी जनरल नामजद किया है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की मंजूरा इस यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी सजद नशीन बारगाह बंदर नवाज गुलबर्गा हैं। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर AM पठान इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनाए गए हैं। वो पीर के दिन अपनी नई जिम्मेदारियों का जायजा लेंगे। नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क हैदराबाद के क़याम की हफ्ते को 64वीं सालगिरह मनाई गई। जू पार्क की तरफ से वाइल्ड लाइफ वीक और जू डे भी मनाया गया। हाथी रानी की भी 80वीं सालगिरह और टॉय ट्रेन की 50वीं सालगिरह मनाई गई। नौमौलूद बंदर को भी इस मौके पर पिंजरे में छोड़ा गया। जू क्यूरेटर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर ब्रोशर्स भी जारी किए गए। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र शहरपसंद भी मुतहरिक हो गए हैं। घटकेसर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े छिल्ले के निशान मुबारक को आग लगा दी गई। इत्तला मिलते ही मुकामी मुसलमानों की बड़ी तादाद मुकाम वाक़े पर जमा हो गई और अशरार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस ने मुकाम वाक़ा पहुँच कर तफसीलात हासिल की। कशीदगी के पेश नज़र पुलिस के ज़्यादा दस्तों को तैनात कर दिया गया है। फेसबुक पर दोस्ती का भयानक अंजाम सामने आया है। टप्पा चबूतरा इलाके में एक दिलजले आशिक ने शादी से इनकार करने पर लड़की को आग लगा दी और खुद भी आग की जद में आ गया। बताया गया कि बारकस साकिन इब्राहिम नामी शख्स जो शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है, बहरीन में मुलाजमत किया करता है। फेसबुक पर एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई और वो उससे शादी करना चाहता था। मुतासर लड़की की बहन ने बताया कि शादीशुदा होने की वजह से हमने शादी करने से इनकार कर दिया तो वह धमकियां देने लगा। टप्पा चबूतरा पुलिस में भी सिलसिले में शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने इब्राहिम के अफराद खानदान को तलब करते हुए इस सिलसिले में ताकीद भी की थी, लेकिन इब्राहिम अपनी धमकियों से बाज नहीं आया। 15 दिन कबल इब्राहिम बहरीन से हैदराबाद पहुंचा और फिर मुतासर लड़की शबाना बेगम के घर पहुंचकर बहस व तकरार की और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इस वाक़े में बीच बचाव के दौरान लड़की की भावत हाजरा बेगम भी झुलस गई। इब्राहिम 40% से ज़्यादा झुलस गया, जबकि लड़की 80% से ज़्यादा झुलस चुकी थी। दवाखाने में इलाज के दौरान शबाना बेगम फौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं।
जुबली हिल्स रोड नंबर 10 के पास गुज़िश्ता रात शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच की गई। बताया गया कि पुलिस ने 90 से ज़्यादा अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बाज़ अफराद बिलखुसूस लड़कियों की तरफ से पुलिस से बहस व तकरार भी की गई। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 7 दिसंबर को तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात, 11 दिसंबर को नताइज का होगा ऐलान। दीगर 4 रियासतों के असेंबली इंतखाबात का भी शेड्यूल जारी। केसीआर पागल हो चुके हैं, कपड़े फाड़ लेंगे तो भी अवाम भरोसा नहीं करेंगे। तेलंगाना जज्बात को भड़काने का कांग्रेस कायदीन ने लगाया इल्जाम। इंतखाबात तेलंगाना अवाम और राहुल गांधी के खानदान के दरमियान। तेलंगाना तहरीक में फौजी उत्तम कुमार रेड्डी घर पर आराम कर रहे थे, केटीआर का इल्जाम। राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता, मुकदमा आला अदालत में जेर दौरा। संघ परिवार की धमकियों पर वजीर आजम की खामोशी पर बैरिस्टर ओवैसी ने उठाए सवाल। और फेसबुक पर दोस्ती का भयानक अंजाम, दिलचले आशिक ने लड़की को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शबाना बेगम इलाज के दौरान फौत। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।